जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर दिमाग में आता है ना, सबसे पहले घूमता है ये एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एटम्स के बारे में इसलिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो आज की डेट में हम और आप देखते हैं, ये वो स्ट्रक्चर नहीं है जो सबसे पहले किसी ने डिस्कवर कर लिया। एग्जैक्टली एटम का जो फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हम आज की डेट में पढ़ाई करते हैं, वो एक दिन में डिस्कवर नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ रहा है। अलग अलग टाइम पीरियड पे लोगों ने अलग अलग तरीके से एटम्स को डिफाइन किया, और ये वीडियो उसी हिस्ट्री के बारे में है। आपको दिख रहा होगा द ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड द मॉडल ऑफ एटम्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड पे लोगों ने किस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स रही जिसको चल के आने वाले दूसरे साइंटिस्ट ने ठीक किया, और फाइनली चल के हमें मिला हमारा फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1803 से लेके 1920 और आगे भी है जो फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस टाइमलाइन में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है जॉन डाल्टन का, 1803 में। अभी हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से एटम्स के बारे में बात करी। फिर इनके एटम्स में कुछ गड़बड़ी थी, उसको थोड़ा सा रिफाइन किया। फिर आए जे थॉमसन जी, जिन्होंने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटम्स जो है बिल्कुल ब्लैंक सा दिख रहा है, बट यहाँ पे आते ही कुछ स्फीयर है और उसमें आपको प्लस और कुछ ऐसे डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देन इनके में भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर नहीं था, कुछ इंफॉर्मेशंस कम थी। उस इंफॉर्मेशंस को ठीक किया आगे चल के रदरफोर्ड ने। ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने आगे चल के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देन फिर यहां भी जो है आपका वो प्रॉपर नहीं हुआ। फिर इसमें जो गड़बड़ियां थी उस गड़बड़ी को दूर किया नील्स बोर ने, और यही वो नील बोर है जिनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हम यूज करते हैं आज के डेट में। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि भैया एटम से छोटा भी एक पार्ट होता है और उसे हम क्वांटम कहते हैं। यस, लेकिन हम रुक गए यहीं तक। हमारी एजुकेशन में सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर तक बात की गई है। क्वांटम थ्योरी आप आगे चल के हायर एजुकेशन में पढ़ाई करते हो। तो है वो पूरी टाइमलाइन जिसको चल के अभी हम आगे वीडियो में पढ़ने। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम है डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसफर जिन्होंने लगभग 400 बीसी में ही ये बात बता दी थी। किसके बारे में? एटम्स के बारे में। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, और इसलिए इन्होंने एटम्स को नाम दिया एटोमोस, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी जिसको आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। इनका ये मानना था कि जितनी भी चीजें हमें आसपास दिखाई देती है वो सारी की सारी बनी हुई हैं एटम से। एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी इन मोशंस। देयर आर इनफिनाइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स व्हिच डिफर इन शेप एंड साइज। ये इनकी स्टेटमेंट है। मतलब कि जो भी चीजें हमें आसपास दिखाई दे रही है वो बनी हुई एटम से, और एक नहीं दो नहीं ढेर सारे एटम्स है, और एटम्स के शेप एंड साइज अलग अलग है। वो डिपेंड कर रहे हैं वो किस मैटर का एटम है, साथ ही साथ वो कंटिन्यूसली मोशन में है। तो सबसे पहला अगर मैं कहूं कि एटम्स की थ्योरी किसी ने अगर शुरुआत करी है तो वो डेमोक्रिटस है। लेकिन इन्होंने एटम्स के बारे में और प्रॉपर नहीं बताया, इसको आगे चल के डिफाइन किया किसने? जॉन डाल्टन ने। ये वही डाल्टन है जिनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप क्लास 9 के चैप्टर्स में पढ़ते हो, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि ऑल द मैटर्स अराउंड अस आर मेड ऑफ एन एटम्स, जो कि इन्होंने डेमोक्रिटस की बात को ही कॉपी किया है बेसिकली। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एटम्स की और भी थ्योरी दी, जैसे कि एटम्स और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात जॉन डाल्टन ने ही करी। मतलब इनका कहना था कि अगर दो डिफरेंट मैटर के एटम आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो ओवरऑल जो एटम का मास होगा वो कंजर्व होगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का मास 16 मास यूनिट होता है, जो आगे आगे चल के हम एटॉमिक मास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन के 2 हो गए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 16 मास यूनिट प्लस 2 मास यूनिट कंबाइन होके 18 मास यूनिट होता है, जो कि कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स का मास होता है। बात समझ में आई? कंजर्वेशन ऑफ मास ये वही है जिसके बेसिस पे हम आगे चल के जो केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस करना सीखते हैं। ये था जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, और उसी से जाके बनी है पहली एटॉमिक थ्योरी जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं हुआ है। अभी आगे चल के और लोग आएंगे जो कि एटम्स को और बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे, और तब जाके हमें फाइनली मिलेगा हमारा प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर आते हैं थॉमसन जी, जे थॉमसन। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है
क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी थी कैथोड रे के ऊपर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ठीक है, इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट रहे उन्होंने एटम्स का स्ट्रक्चर दिया। किसी ने कहा कि भैया एटम एग्जिस्ट तो करते हैं बट उनका शेप और साइज अलग अलग है। फिर आए लोगों ने फिर कहा कि नहीं भैया, शेप और साइज सेम एलिमेंट के एटम्स का सेम होगा। किसी ने बात नहीं करी तो उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, जो आप अपने क्लास 9th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि एटम्स ना कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए केक की तरह, कपकेक की तरह। केक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो कपकेक की तरह है, और उसमें बीच बीच में चार्ज जो है वो उस चेरी की तरह अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अनयूनिफॉर्म तरीके से। ये कह दिया भैया जे थॉमसन ने, कहा कि एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन बात ये थी कि वो मॉडल उस समय तो चलो मान लिया गया कि भैया एक स्फेरिकल क्लाउड है जो कि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें बीच बीच में ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इतना इन्होंने कहा कि भैया स्फीयर जो है वो पूरा पॉजिटिव, लेकिन जो भैया इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात ये थी कि आगे चल के जब लोग आए तो उन्होंने कहा कि भैया इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता, इस तरह से एटम्स एग्जिस्ट करेगा नहीं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज है। तो देयर मस्ट बी सम, कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा, कुछ तो ये तरीका होगा जिस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन सबसे पहले चार्ज के बारे में बात इन्होंने कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो इसका फायदा किसको मिला, इसका फायदा मिला आगे चल के और साइंटिस्ट को, जिसमें नाम आता है एक मैक्स प्लैंक का, ठीक है। अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करूं, है ना, तो यही वो इंसान है जो सबसे पहले एक थ्योरी लेके आए, क्वांटम थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा कि बेसिकली ऐसा है कि कोई भी चीज है उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एटॉमिक मॉडल के बारे में इन्होंने ज्यादा बात नहीं करी, इनकी बात जो है वो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है, जो आगे चल के क्वांटम का पूरा एक सब्जेक्ट अलग जाके डिसाइड होता है, जो ये कहता है कि भैया एटम से छोटा भी कुछ है ना। डाल्टन ने तो कहा कि भाई एटम से छोटा कुछ नहीं है, एटम्स को तोड़ हम सकते नहीं है, उससे ज्यादा तो उसको हम नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, बट मैक्स प्लैंक ने कहा नहीं, देयर इज समथिंग व्हिच एग्जिस्ट एज अ क्वांटम, ठीक है। इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम अलग से कभी क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये था इनका एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, दिस इज द एटॉमिक मॉडल। अब आप नोटिस करो ये एटॉमिक मॉड्यूल नो डाउट आज की जैसा दिखने वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, बट इस न्यूक्लियस के अंदर अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी तक किसी ने नहीं बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या। और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने देखो जरा ऑर्बिट में ऑर्गेनाइज तो किया है, इतना किया, ठीक है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं है भैया, है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आप कंपेयर कीजिएगा इसको जे थॉमसन के मॉड्यूल से, तो जे थॉमसन में क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनयूनिफॉर्म तरीके से कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बट यहां पे आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक प्लैनेटरी मोशंस की तरह क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। ये बात करी भैया मैक्स प्लैंक ने, और ये उनका एटॉमिक मॉडल था। फिर आते हैं एक न्यूजीलैंड बोर्न ब्रिटिश फिजिस्ट जिनका नाम है रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने देखो क्या किया, इनका एक बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है विच इज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 1908 में, है ना, जहां पे इन्होंने जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट है उसके बारे में रिसर्च किया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन बताई। ये है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देखो जरा इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल, बहुत सारे गोल्ड फॉइल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दिस इज द गोल्ड फॉइल, ये इन्होंने लिया, और साथ ही साथ इन्होंने लिया एक अल्फा चार्ज पार्टिकल, दिस इज अल्फा चार्ज पार्टिकल्स, है ना। अब अभी तक इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर लिया, न्यूक्लियस है उसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, बट प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्या चीजें हैं, एटम का मास क्या है क्या नहीं। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया ना, इन्होंने अल्फा चार्ज पार्टिकल लिया, मैंने तो ये आपको दिखाने के लिए लेजर लाइट ले लिया है, बट ये अल्फा चार्ज पार्टिकल का सोर्स मान लिया, यानी इससे आपको अल्फा रे निकलने वाली है, ठीक है, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी अल्फा रे यहाँ पे निकलने वाली है, और वो रे जाके टकराएगी किससे, गोल्ड फॉइल से, ठीक है। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना तो यहाँ पे इन्हें कुछ खास ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ, इन्होंने देखा कि भैया कुछ रे तो है जो डायरेक्टली सीधा आर पार हो जा रही है, कुछ रे है जो टकरा के थोड़ी डाइवर्ट हो जा रही है, कुछ रे ऐसी है, कुछ रे तो ऐसी है जो जिस रास्ते गई एग्जैक्टली उसी रास्ते वापस आ गई, कुछ रे डाइवर्ट होकर इधर निकल गई है,
तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें बात समझ में नहीं है कि आखिर चक्कर क्या है, सारी की सारी रे एक तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रही है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापिस आ रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल आस पार क्रॉस कर जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ जिस रास्ते से है उसी रास्ते पे वापस चले जा रहे हैं। इससे इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि जो एटम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इन्होंने कहा कि रे जो डायरेक्टली पास कर जा रही है, दैट मीन्स कि एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह है, यानी स्पेस तो है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जहां से टकरा के रे वापस जा रही है या डाइवर्ट कर रही है, दैट मीन्स कि एटम्स के सेंटर में कुछ तो ऐसा है जिसके अंदर मास है जो उससे टकरा के रे को डाइवर्ट कर रहा है। तो यहां से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहा ऐसा है भैया, बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, और जो स्पेस है आपका वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बीच का स्पेस है जहां से वो रे निकल जा रही है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर काट रहे हैं। वेरी गुड। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि भैया बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर मास है। तो मास की जब बात आई तो कहने का मतलब भैया देखो ऐसा, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन दे दी रदरफोर्ड ने। अभी भी एक चीज मिसिंग है, एक नहीं दो चीज मिसिंग है, और वो है न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसके बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन इतना हुआ कि रदरफोर्ड ने इतनी बातें तो बता दी कि एटम का स्ट्रक्चर अब दिख कैसा रहा। इसको चल के थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कवर किया और रिफाइन किया भाई साहब किसने, जेम्स चैडविक का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज मिला इनको फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। यानी अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था कि एक कोई आपका न्यूट्रल चार्ज वाला भी कुछ पार्टिकल्स होगा जो कि एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी तक सबको लग रहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा एटम है, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और एक न्यूट्रल चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो आपका न्यूट्रॉन होता है, जिसके बारे में जेम्स चैडविक ने बात करी और इन्होंने डिस्कवरी करी। जब इनकी ये डिस्कवरी आई तो यहां से एटम्स के स्ट्रक्चर को एक नया रूप मिला, एक नया तरीका हुआ देखने का। देखो जरा जेम्स चैडविक का एटॉमिक मॉडल क्या कहा इन्होंने, न्यूक्लियस। अब देखो उनके जितने भी मॉडल्स अभी तक आए उसी को रिफाइन किया जा रहा है। रदरफोर्ड का मॉडल ऐसा ही, न्यूक्लियस के अंदर मिला न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होता है, और फिर प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही साथ ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। हो गई इतनी बातें। तुम कहोगे सर ये तो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, अभी तक किसी ने अब ये नहीं बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होंगे, लेकिन कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, और क्या वो रोटेशंस उसी तरीके से रहेगी हमेशा, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशंस में ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है और अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हिसाब से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हुई नहीं, इसके बारे में बात करी नील बोर ने, ठीक है। नील बोर उन्होंने बोला कि भैया, उन्होंने वही वाली बात, सारी बातें तो ठीक, ऐड जो किया उन्होंने ऐड किया इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भैया एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होंगे, हर ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है, उसके बारे में बात किया नील्स बोर ने। और हम फाइनली चल के जो आज स्ट्रक्चर देखते हैं वो नील बोर का ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये तो थी पूरी हिस्ट्री एटम्स के स्ट्रक्चर्स की, जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। कभी इसके डिटेल में भी ले चलूंगा और आपको अंदर चल के और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में एक्सपेरिमेंट किया और सारी चीजें उनको ऑब्जर्व हो गई। क्या क्या एक्सपेरिमेंट में वो कहां कहां फेल हुए, कहां कहां उन्हें कुछ नया चीज जानने को मिल गया। अब सोचो जरा कि जब ये मॉडल स्ट्रक्चर आ चुका, सबने फाइनलाइज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आगे चल के किसी ने क्वांटम्स की बात कर दी, किसी ने कहा कि एटम्स को और ज्यादा हम तोड़ सकते हैं, उसको और ज्यादा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और उसके बारे में बात करें, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तुम्हें एटम की हिस्ट्री कैसी लगी ये तुम कमेंट करके बताना, और केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके इतिहास के बारे में तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर को बेहतर करना है, तो यू मस्ट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। सो कमेंट डाउन कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक जिसके इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हो। और हाँ, एक सेकेंड, बात अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हो, मतलब वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, लेकिन साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसको कर लो ज्वाइन, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक
साथ ही साथ आपके क्लास 9th और क्लास 10th हो उसके एकेडमिक वीडियोस हो गए, लाइव सेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस, यानी पूरी तैयारी वो कब और कहां और किस तरीके से है, कब कहां कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन से लाइव सेशंस होने वाले, उन सब का लिंक मिलता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। और दूसरी बात, इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो किसी बैचेस के अंदर कि नहीं भैया हमें तो थोड़ा एकेडमिक हटके थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, तो भैया अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ है। जाके डिस्क्रिप्शन में जो भी बैच आप लेना चाहते हो, जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हो, कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, बस जाओ क्लिक करो और एनरोल करो, गेट द 60% ऑफ इंस्टेंटली। ठीक है, मैं तुम लोग को वेट कर रहा हूँ बैचेस के अंदर भी, साथ ही साथ तुम्हारे कमेंट का कि अगला टॉपिक कौन सा है जिसकी हिस्ट्री तुम जानना चाहते हो।